बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। सियासी मंजरनामे पर बड़ा इत्तेहाद आज कायम हो गया। मुस्लिम लीग नवाज और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान आइंदा आम इंतखाबात मिलकर लड़ने पर इत्तेफाक का इजहार हो गया। एमक्यूएम का नुमाइंदा वफ्द आज लाहौर पहुंचा और उनकी मुस्लिम लीग नवाज की टॉप लीडरशिप कायद मुस्लिम लीग नवाज नवाज शरीफ साहब, सदर मुस्लिम लीग नवाज शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई। नून लीग का भी नुमाइंदा वफ्द मौजूद था और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफीक साहब जो नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग पहले से मौजूद थी। जब पीडीएम की गवर्नमेंट 16 माह रही तो एमक्यूएम पाकिस्तान उस हुकूमत की इत्तेहादी थी, एक चार्टर पे भी दस्तखत किए थे और उन्होंने कहा कि अब ये आपस में तय पाया है कि जो आइंदा आम इंतखाबात हैं वो एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएमएलएन मिलकर लड़ेंगे। एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ओवरऑल पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, बिलखसूस सिंध के हवाले से। फिर मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से आज एक और भी अहम फैसला सामने आया कि उन्होंने बशीर मेमन साहब को मुस्लिम लीग नवाज के सूबाई सदर के तौर पर मुकर्रर कर दिया सिंध। बशीर मेमन साहब एक नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, जबकि शाह मोहम्मद शाद साहब को जो है वो नायब सदर, मरकजी नायब सदर मुकर्रर किया गया है। खबरें ये भी हैं कि मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ साहब अब सियासत में पूरी तरह मुतहरक होते हुए दिखाई दे रहे हैं और 13 नवंबर को वो क्वेटा जाएंगे और क्वेटा में भी अहम जो शख्सियात हैं उनकी नून लीग में शमूलियत की बाज़गश्त सुनाई दे रही है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी मामला तय होने की बात की जा रही है। जहाँ तक एमक्यूएम पाकिस्तान का ताल्लुक है, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कहा कि मिलकर इलेक्शन लड़ना मकसद नहीं है बल्कि पाकिस्तान के लिए काम करना मकसद है। कि उस हवाले से जरूर हम गुफ्तगू करेंगे, अहम डेवलपमेंट है। फिर आज दूसरी जानिब घोटकी में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी जलसे आम से खिताब किया और जलसे से खिताब करते हुए जरदारी साहब ने कहा कि वो वेलकम करते हैं सियासी मुखालफिन को कि वो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े। उन्होंने कहा कि उनकी अपनी सियासत है, हमारी अपनी सियासत है। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की एक मुस्तनद और कौमी सतह की एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, लेकिन सिंध चूंकि वो उनका किला समझा जाता है और उन्होंने जाहिर भी किया है, तो मुबस्सिरीन की राय में ये जो बनता हुआ इत्तेहाद है ये पीपल्स पार्टी मुखालिफ नजर आ रहा है, क्योंकि लाइंस आर ड्रॉन, जो सियासी सफबंदी है वो भी बनती जा रही हैं। इन नुकात पे हम गुफ्तगू करेंगे। फिर एक अहम मुलाकात आज हुई है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के साथ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब को जो आइंदा आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को इंशाल्लाह होने हैं, उस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की अब तक की तैयारियां हैं उस पर ब्रीफिंग दी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिएट्रिएट किया अपना इज़्म कि जिस किस्म का भी ताउन दरकार होगा जो केयर टेकर गवर्नमेंट वो फराम करेगी और उन्हें इलेक्शन कमीशन आमद का भी दौरे की दावत दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में ये जो सियासी जोड़ तोड़ जब भी हम देखते हैं इलेक्शन करीब तेजी आती है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। जो नई पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स हैं इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया राना एहसान अफजल खान साहब ने। आप मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से जो 33 रुकनी मंशूर कमेटी है उनके भी आप हिस्से हैं, बड़े फाल मेंबर हैं और बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। राना एहसान अफजल साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया शौकत पराचा साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और आज टेलीविजन पे अपना प्राइम टाइम शो करते हैं। पीपल्स पार्टी के भी सरकर्दा रहनुमा से हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। निसार खोड़ो साहब ने हमसे कमिटमेंट की थी, वो आज घोटकी खानगढ़ में जलसे में मौजूद थे स्टेज पे, लेकिन बावजूद अब तक वो हमारे साथ उनका राब्ता नहीं कायम हो सका। हम कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, उनकी तवाना आवाज़ आपके लिए प्रोग्राम में लेकर आए और एमक्यूएम पाकिस्तान के भी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मैं राना एहसान अफजल साहब आपसे, राना साहब, आसिफ जरदारी साहब का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि वो वेलकम करते हैं जो पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहती है, जो इत्तेहाद बनता है वो उनकी अपनी सियासत है, पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और उनके मुखालफिन भी। तमाम सईद गनी साहब का सख्त बयान आया है, उन्होंने इसको गैर फितरी इंतखाबी इत्तेहाद करार दिया है और स्पेसिफिकली पीपल्स पार्टी पंजाब की खबरें ये हैं कि उन्होंने जो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान मुतवक्के मुलाकात है उसको इन प्रिंसिपल अपोज किया है कि उन्होंने कहा इससे हमें पंजाब की सतह पर नुकसान पहुंचता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, नून लीग ने अब अपने सियासी हलीफ, इंतखाबी हलीफ इकट्ठे करने का प्रोसेस शुरू हो गया सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, काफी बड़ी डेवलपमेंट है, पॉजिटिव डेवलपमेट है। हर पार्टी हक रखती है कि वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाए और उसके मुताबिक जो है किसी भी जमात के साथ अलायंस करे, सीट एडजस्टमेंट करे। देखिए, एमक्यूएम जो है हमारे साथ पिछले 16 महीनों में पीडीएम की कोalition पार्टनर थी, उस हुकूमत का हिस्सा थी और
उस वक्त भी जो इनके मसाइल होते थे दीगर उनके जो जो पीपल्स पार्टी के साथ भी अगर होते थे, तो उन मसाइल का हल जो है वो PMLN के पास ही आता था, और हमारी कोशिश होती थी कि दोनों जमातें जो वहाँ की सिंध की हैं वो आपस में स्मूथली एक दूसरे के चलें, और उनका तो वहाँ हमारा इनसे बड़ा इस लिहाज से गहरा राब्ता रहा है। तो अब ये जो अलायंस हुआ है ये दोनों को कॉम्प्लीमेंट करता है, दोनों के सिंध के अंदर हमारा भी वोट बैंक है, कराची के अंदर काफी जो कुछ सीटें हैं उसके अंदर एक अच्छा नंबर लेते हैं हम लोग वोट्स का, तो जहां MQM और हमारा इल्हाक होता है तो हमें भी स्ट्रेंथ मिलती है और लेकिन उनको भी 16 में स्ट्रेंथ तो मिलती है। पीपल्स पार्टी भी आपकी बहुत बड़ी सियासी हलीफ थी ना, PDM गवर्नमेंट में कोलिशन पार्टनर थी। ये पीपल्स पार्टी और आपकी जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स है, व्हाई इट सीम्स, या ये इलेक्शन की फिजा है, आमने सामने होने हैं बड़ी जमातों ने? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसकी भी बड़ी बेसिक सी लॉजिक है, क्योंकि दोनों जुबातें जो हैं मद्दे मुकाबिल हैं। ओके। पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाना चाहती है। ये वैसे उनको अभी अभी एहसास हुआ है कि वो बन सकते हैं, वरना तो वो हमें वजीर आजम का ओहदा दे चुके थे। वैसे उन्होंने कहा है कि इस दफा वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा, राणा जी, साहब। ये अब उन्होंने कहना शुरू किया है ना, वरना तो वो पहले ही हार मान के बैठे हुए थे। तो मैं तो कह रहा हूँ आधी हवा उन्होंने हमारी वैसे ही पहले ही बना दी थी कि हम जीत रही है PMLN और उसको इक्तदार मिलने लगा है। तो जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं, उनके लिए भी चाहते हैं, अपने लिए भी चाहते हैं, क्योंकि हम मद्दे मुकाबिल हैं एक ठीक है। दूसरे के। एक वजीर आजम की जो कुर्सी है या उसके लिए कंपटीशन है और वो हमारे कंपटीशन में है, तो ये वजह है कि शायद इलेक्शन में हमारा कोई बहुत ज्यादा इस चीज के चांसेस नहीं है कि हमारी सीट एडजस्टमेंट कोई बड़े हाई लेवल के ऊपर हो। ओके, मैं दोबारा लौट के आऊंगा, पंजाब के हवाले से जरूर आपसे बात करूंगा। शौकत पराचा साहब, ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, आप इस पे क्या तबसरा करेंगे? इट वाज ऑन द कार्ड्स और इट वाज अ बिट अनएक्सपेक्टेड फॉर यू? थैंक यू वेरी मच। अनएक्सपेक्टेड तो नहीं थी। ठीक ठीक। जैसे राणा साहब ने फरमाया, 16 महीने की कोalition में पार्टनर थे, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो पीपल्स पार्टी और MKM का एग्रीमेंट हुआ था उसमें मियां शहबाज शरीफ या PMLN गारंटर के तौर पे थे, और जब भी MKM को अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना होता था वो PMLN की तरफ देखते थे। हैविंग सेड दैट, सिंध में मुस्लिम लीग का क्या स्टेक है कि मुस्लिम लीग को कोई फ़ायदा नए होगा? सदर लाए बशीर मेमन साहब। नहीं, वो ठीक है, सारी पार्टी बना लें सिंध से। बात तो ये है कि कितने इनके कैंडिडेट्स हैं जो खड़े हो सकें और फिर जीत सकें। ऑन देयर ओन, ऑन देयर ओन की बात कर रहा हूँ ना, कि जिनको MKM भी सपोर्ट करे। फर्ज किया घोटकी में कौन सा नून लीग का लीडर है जिसको MKM अपना वोट देगी, वो भी घोटकी में। लाड़काना में, सखर में, सुने ना अभी, सुने ना, सखर में, लाड़काना में, जैकबाबाद में, शिकारपुर में, नवाब शाह में, दादू में तो ये ठीक है। ये जो जितनी बड़ी डेवलपमेंट आप समझ रहे हैं, राणा साहब कह रहे हैं, वो भी बड़ी डेवलपमेंट समझ रहे हैं। प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड इसका नून लीग को कितना फायदा होगा, या फॉर दैट मैटर MKM को कितना फायदा होगा? व्हाई दे वेंट फॉर इट? इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब ने जो आते ही स्पीच की और फिर मसलसल बयानियां रखा कि हम सब के साथ चलना चाह रहे हैं, तो पॉलिटिकली जैसे आपने कहा कि बड़ी डेवलपमेंट है, गिमिक के तौर पे तो बहुत डेवलपमेंट है। मसलन कराची में राणा साहब फरमा रहे हैं कि जिन हलकों में हमारा वोट है, एक बेचारा मिफ्ता इस्माइल था, अब वो भी चला गया, ठीक है, तो बाकी कौन है ऐसे आदमी जो MNA की सीट लड़ेंगे कराची से? MKM जहाँ तक देखें, MKM को एक ग्रज है कि 2018 में उनके साथ ठगी हुई, उनकी सीटें छीनी गई, उनकी 14 सीटें किसी और को दे देंगी। MKM का जेन्युइन ग्रीवेंस है। अब दे वांट टू रीटेक दिस स्ट्रेंथ। अभी आज मुस्तफा कमाल कह भी रहे थे लाहौर जाके कि हम 2013 वाली अपनी पोजीशन वापस लेना चाह रहे हैं। Exactly. और 2018 में तो मुस्तफा कमाल साहब खुद किसी और टांगे पे थे, वो तो कोई और अपनी वैगन चला रहे थे वो। तो इसलिए जहां मुस्तफा कमाल साहब दीगर लोगों से गिला करते हैं, खुद MKM वाले अपनी सफ़ों में भी देखें। फारूक सत्तार साहब बाहर थे, कामरान टेसोरी साहब का इतना मसला बना था सेनेट के हवाले से। अब चूंकि वो इकट्ठे हुए हैं, उनको एहसास हुआ या जिस वजह से भी इकट्ठे हुए
کہ ہم ڈیوائیڈ ہو کے فال کر رہے تھے، اب وہ اکٹھے ہوئے. تو لہذا پلیٹ فارم کراچی کا، سکھر کا، خیرپور کا ایم کیو ایم کے لیے تو بن رہا ہے، اور اس میں اگر نون لیگ کا کوئی ووٹ ہے، ایڈوانٹیج ملتا ہے تو مل سکتا ہے. نون لیگ کو اس الائنس سے سندھ میں کیا ایڈوانٹیج ملے گا؟ آپ نے بشیر میمن صاحب کی بات کی، انہیں صدر بنا دیا، وہ ایک لحاظ سے میڈیا میں بھی رہے ہیں، لیکن ایف آئی اے کے ہیڈ رہنے کی وجہ سے، ڈی جی رہنے کی وجہ سے کیا ووٹ بینک بن جاتا ہے؟ یہ تو نہیں ہے ایسا. یہ بھی خبر ہے، ظاہر بات ہے آپ بڑی ویل اویئرڈ جرنلسٹ ہیں، پی ایم ایل فنکشنل، جی ڈی اے، ایسے تاثر مل رہا ہے کہ دے آل ٹوگیدر اگینسٹ پیپلز پارٹی. نہیں، جے یو آئی، جی ڈی اے، ایم کیو ایم، نون لیگ یہ پہلے سے اکٹھے ہو چکے ہیں. جی ڈی اے میں فنکشنل لیگ بھی ہے، تو یہ کب اکٹھے نہیں رہے؟ آپ سمجھتے ہیں اس کا الیکٹورل الائنس کا امپیکٹ؟ میں یہی آپ سے بار بار گزارش کر رہا ہوں، میں یہی بار بار، یعنی گھوٹکی والے مار صاحبان علیحدہ تھے پیپلز پارٹی سے، آج تو آپ کے سامنے بیٹھ گئے، وہ آپ کو اتنا بڑا وہ نظر آ گیا. لہذا یہ جو اتحاد ہے اچھی بات ہے، میں اس کو ان پرنسپل اپوز نہیں کر رہا کہ سیاسی جماعتوں کو کم از کم ورکنگ ریلیشن رکھنا چاہیے، اتحاد بھی ہماری سیاست کا حصہ ہے. پیپلز پارٹی بھی متحرک دکھائی دے رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی سطح پہ ویلفیئر رانا صاحب کے پاس جب ان کی لیڈرشپ نے کہا ہے کہ جو ملاقات ہے وہ استناک کی جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی نون لیگ کے ساتھ اکٹھے پلیٹ فارم سے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی، جو پرابلم نون لیگ کو سندھ میں ہے وہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ہے. یعنی سندھ میں اگر نون لیگ کے پاس کوئی بہت بندے نہیں ہیں جن کو ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں، یا جو اثر رکھتے ہیں، جن کا سیاسی وزن ہے، یا جنہوں نے سیاست میں انویسٹ کی ہے، not in terms of money but in terms of. شرمیلا فاروقی صاحبہ کبھی اتر لے لیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شرمیلا صاحبہ بہت شکریہ نوازش پروگرام سچتے کے لیے وقت نکالنے کا. شوکت پراچا صاحب، رانا احسان صاحب موجود ہیں. آج شرمیلا صاحبہ پولیٹیکل فرنٹ پہ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایم کیو ایم پاکستان اور نون لیگ کا انتخابی اتحاد ہو گیا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، پیپلز پارٹی ظاہر بات ہے اس دفعہ کراچی کا میئر بھی آفٹر اے لانگ گیپ پیپلز پارٹی نے اپنا بنایا ہے، مرتضی وہاب صاحب. ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کا اکٹھے ہونا کیا خطرے کی گھنٹی ہے پیپلز پارٹی کے لیے؟ آپ الارمڈ ہیں؟ آپ کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا ان کا الیکٹورل الائنس کا ہو جانا؟ نہیں جی، ہمارے لیے بالکل بھی الارمنگ نہیں ہے، نہ ہمیں اس سے کچھ خاص فرق پڑتا ہے. اچھا، دیکھیے الیکشن سے پہلے مختلف الائنسز بنیں گے، ان نیچرل میرجز ہوں گی، تمام چیزیں ہوں گی. یہ دس از پارٹ آف دا پولیٹیکل پروسیس. ٹھیک. اور پہلے تھی نون لیگ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی اتحادی رہ چکی ہے، ہماری بھی اتحادی رہ چکی ہے، عمران خان کی بھی اتحادی رہ چکی ہے. تو روایتی طور سے دیکھتے ہیں کہ جس طرف جو ہے وہ ہوا کا رخ جا رہا ہے تو وہاں پر وہ چاہتے ہیں بیکاز دے وانٹ ٹو بی ان پاور، اور وہ فار ایور. مجھے لگتا ہے پچھلے ایک تو مشرف کے دور میں وہ پاور پہ تھے 10 سال، اس کے بعد انہوں نے بتدریج جو بھی حکومتیں آئی ہیں وہ پاور میں ہی رہے ہیں. جہاں جہاں جو حکومت بناتا ہے، جو ان کو نظر آتا ہے، وہ اس کے ساتھ اتحادی ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت جا رہی ہے تو پھر وہ شکایتیں کرتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی ان کا ماضی بھی اتحاد رہا ہے، تو اس دفعہ انہوں نے پریفر کیا پی ایم ایل این کو. دیکھیے اس وقت جو ایک ہوا کا رخ جا رہا ہے نا، اچھا، وہ یہی بتا رہا ہے کہ شاید پی ایم ایل این کو خاص توجہ دی جا رہی ہے، فیور دیا جا رہا ہے، پرویج دی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا، ہم سبھی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر، کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ انہوں نے بھی دیکھا تو انہوں نے کہا کہ وائی ناٹ، لیٹس گو گیٹ آن دا بینڈ ویگن. یہ وہی بات ہے. نہیں، ہوا کا رخ آپ کہہ رہی ہیں اس طرف جاتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اور آپ نے کہا بینڈ ویگن پہ. لیکن سوار ہو جائیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو بڑی کلیئرٹی سے کہا ہے کہ اس دفعہ جو پرائم منسٹر آئیں گے وہ لاہور سے نہیں ہوں گے. اور شرجیل انعام میمن صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی لینڈ سلائڈ وکٹری کرے گی. آج بھی زرداری صاحب گھوٹکی میں کہہ رہے تھے کہ آئندہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا. تو پھر ہواؤں کا رخ ایک طرف اور پیپلز پارٹی کے دعوے، یہ سیاسی دعوے ہیں؟ نہیں جی، دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جاتے ہیں تو پرائم منسٹر پیپلز پارٹی کا ہوگا. اچھا، لیکن اگر ایک بار پھر بیلٹ کے اوپر ڈاکہ پڑتا ہے اور سلیکشن ہوتی ہے تو پھر معاملات کچھ اور ہوں گے. اب بات یہ ہے کہ اس دفعہ ڈاکہ ڈالنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ہماری جو یوتھ ہے نا بڑی باشعور ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور بڑی آسان چیز یہ ہے کہ اگر مزید بیلٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا اور تو لوگوں میں بے چینی پڑے گی، لوگ اب ریوولٹ کر جائیں گے، بیکاز پیپل وانٹ کہ
جو ان کے حقیقی نمائندے ہیں جو وہ چنتے ہیں وہی حکومت کے اندر آئیں. یہ بار بار سلیکشن ہو کے ملک کے ساتھ ایکسپیریمنٹ نہیں ہو سکتا ہے. It's just not possible. اور آپ لوگوں کی اب موو کیا ہوگی پنجاب کی سطح پہ؟ آپ لوگ بھی نئے حلیف تلاش کریں گے؟ لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہے بیکاز ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں. اب تو شرمیلا صاحبہ 3 ماہ رہ گئے، اب تو 8 فروری کی ڈیٹ آ گئی نا. دیکھتے ہیں کہ کیا سندھ کے اندر تو ہمیں کسی کی ضرورت ہے نہیں. پنجاب میں وی ول سی کہ کیا سچویشن آتی ہے. ویسے تو ہم وی پلان ٹو ٹیک اے سولو فلائٹ، لیکن اگر کانسٹیٹوئنسی وائز دیکھیں گے کہ کہاں پر کیا ہے اور پھر بات چیت ہو سکتی ہے. بٹ دین اگین یہ ڈسیشن ہوگی سی سی کے لیول کے اوپر جو ہائیسٹ فورم ہے ڈسیشن میکنگ کا. پیپلز پارٹی کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں، وہاں پر پارٹی لیڈرشپ اور تمام صوبوں کے جو ریپس ہوتے ہیں ان سے مشاورت کی جاتی ہے اینڈ دین وی کم ٹو اے کنسنسس. نواز شریف صاحب زرداری صاحب کی ملاقات بھی متوقع ہے شرمیلا صاحبہ؟ آپ سمجھتی ہیں کہ وہاں پر اس سے معاملات میں بہتری، یا دونوں پارٹی ہم نے دیکھا ہے ماضی قریب میں اکٹھی چلی ہیں اور تمام جو نشیب و فراز تھے ان کے ماضی کے ان کے باوجود دے ہیو سیلڈ ویل. 16 ماہ کی جو حکومت تھی اس میں کوئی اتنی بڑی درار نہیں پڑی اور اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے معاملات آگے چلے. تو اس ملاقات سے بھی آپ سمجھتی ہیں کہ جو ابھی یہ لفظی گولہ باری ہے یا یہ الیکشن کی فضا کی وجہ سے یہ تھم جائے گی اور دوبارہ سے جو دونوں بڑی پارٹی ہیں پاکستان کی ان کا ایک بہتر؟ انوار صاحب بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بلیوز ان کنسنسس پالیٹکس. ہم ملک کی سطح کے اوپر جب بات ہوتی ہے اور نیشنل انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے تو ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. لیکن آف کورس ہماری آئیڈیالوجیز ڈفرینٹ ہے، ہمارے مینیفیسٹوز ڈفرینٹ ہیں، ہمارے سیاست کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہے. ابھی تک تو ان کی بات ہی نہیں ہوئی ہے. ملاقات کی بات تو خیر دور کی بات ہے. آئندہ آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہوگا. سیاسی رہنماؤں کو آپس میں ملنا چاہیے. ایک ہی ملک میں ہے، الیکشن میں جا رہے ہیں، وائی ناٹ. جی ذرا میرے ساتھ 1 منٹ کے لیے رہیے گا. رانا احسان صاحب، شرمیلا فاروقی صاحبہ کا کہنا ہے چونکہ ہوا کا رخ معلوم ایسے ہوتا ہے، تاثر یہ ہے کہ آپ لوگوں کی طرف ہے، اس لیے ایم کیو ایم نے آپ کے رینکس کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں یا سیاسی اتحاد بنانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں ہم تو اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتے ہیں، لیکن ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ یہ ہمارا خود الیکشن کو مضبوط کر رہی ہیں. پی ایم ایل این کو اس بیانیے سے مضبوط کر رہے ہیں پی ایم ایل این کا الیکشن، اور ہوا کا رخ تو یہ بنا رہے ہیں کیونکہ یہ جتنی دفعہ یہ کہیں گے کہ ہوا کا رخ ہماری طرف ہے، عوام سمجھے گی ہوا کا رخ ہماری طرف ہے اور وہ ہمارا الیکشن جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوگا. لیکن اس کی شواہد دینا، اگر کوئی ان کو ایشو ہے، پرابلم ہے، ابھی تک ان سے پوچھیں کہ کیا انہوں نے کوئی درخواست دی ہے ای سی پی کو کسی شواہد کے ساتھ کہ بھئی ان بنیادوں کی وجہ سے یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو رہا یا پی ایم ایل این کو فیور دی جا رہی اور ہمیں نہیں مل رہی. کوئی ریٹن فارم کے اندر کوئی چیز سبمٹ کرائیں، کیونکہ اگر ہواؤں کا رخ اس ہماری طرف ہے، اگر اس کو ہم مان لیں تو پھر اس کا جو حل ہے وہ تو یہی ہے نا کہ ای سی پی کے اندر یہ کوئی درخواست جمع کرائیں، اس پہ کوئی کاروائی ہو، کوئی پتہ چلے کہ کس طرح ہمیں ایڈوانٹیج مل رہا ہے. یہ اس کا اور کیا سلوشن ہے؟ یہ الزام لگاتے رہیں گے، بیانیاں بناتے رہیں گے، لیکن یہ بڑا کمزور بیانیہ ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں انہوں نے اب بیانیہ تبدیل کر لی ہے. اب تو یہ بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے بلاول بھٹو بنے گا اور لاہور سے نہیں بنے گا، جبکہ رائیونڈ لاہور سے تھوڑا سا باہر ہے تو رائیونڈ سے بن جائے گا. لیکن ہے تو لاہور کی حدود میں نا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ تو اب انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پہ ان کی ایک جو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن ایک فرق کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا. اب اس بات میں کوئی لاجک نہیں ہے کیونکہ الیکشن ڈیلے تو آپ نے خود کیا. آپ سی سی آئی کے ممبر تھے اور آپ نے سینسس کو نوٹیفائی کر دیا، پیپلز پارٹی اس میں موجود تھی، تو الیکشن ڈیلیمیٹیشن کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا. تو اب آپ کہیں کہ الیکشن ہماری وجہ سے ڈیلے ہوا ہے، تو وہ عوام جو ہے وہ اب تو بڑی سمجھتی بوجھتی ہے ان چیزوں کو، وہ جانتی ہے سارے معاملات کو. تو ان کا شکریہ کہ یہ ہواؤں کا رخ ہماری طرف کر رہے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. شرمیلا صاحب وہ کہہ رہے ہیں اس سے تو ان کو تقویت مل رہی ہے آپ کی اس بات سے، آرگومنٹ سے. اچھا، اب یہ خوش ہو رہے ہیں اس بات پہ کہ یہ سلیکٹ ہونے جا رہے ہیں. مطلب یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ دس از 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں میاں صاحب، ماشاءاللہ واپس آئے ہیں اور خوش آئین بات ہے کہ واپس آئے ہیں. اپنی سیاسی جو بصیرت ہے اس کو پاکستان کی سیاست میں اس کو استعمال کریں گے. لیکن سلیکٹ ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر 2018 کا سلیکشن غلط تھا تو 2024 کا بھی سلیکشن غلط ہے، اور اس بار سلیکشن ہو نہیں پائے گی. ان کی کوشش تو ہے لیکن ہو نہیں پائے. کہتے ہیں کوئی آپ نے درخواست وغیرہ الیکشن کمیشن میں اگر سلیکشن ہے
जो आपके बकौल अगर होने जा रही है, जो कि नहीं हो पाएगी, उस हवाले से कोई अप्रोच करने का इरादा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, या जो मुतल्लिका फोरम है? बहुत सारी चीजें होनी है, बहुत सारे फोरम पे हमने जाना है. वी आर गोइंग टू हैव अ सीसी मीटिंग, और उस सीसी मीटिंग का हम फैसला करेंगे कि आइंदा का लाएअमल क्या होगा. ठीक है. क्योंकि इस वक्त तो बाकायदा फेवर किया जा रहा है PMLN को, एंड एवरीबडी कैन सी इट. सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं कह रही है, तमाम लोग कह रहे हैं, तज्जियाकार कह रहे हैं, जर्नलिस्ट कह रहे हैं. हमारे पास शौकत पराचा साहब तज्जियाकार हैं, इनसे भी जान लेते. आप एग्री करते हैं शर्मीला साहबा के आर्गूमेंट से या राना एहसान साहब के आर्गूमेंट से? बात किसी के आर्गूमेंट की नहीं है. बात यह है कि नज़र क्या आ रहा है. नजर क्या आ रहा है आपको? और वो पिटीशन कोर्ट में जो आप कह रहे हैं ना कि कोई अपील लेके जाए, तो कोर्ट में तो पिटीशन आ गई है कि कुछ वज़रा जो हैं उनको हटाया जाए, उन पे यही बात. और कोर्ट में वो ज़ेर समात भी हो गई. तो जो वेटेज है वो तो अगर एक चीज़ या तो बिल्कुल मुस्तरद कर दी जाती, मुस्तरद नहीं हुई. उस पे एक दो हेयरिंग्स भी इलेक्शन कमीशन में एक दो हेयरिंग्स भी हो चुकी हैं उस पे. तो उस पे अब चूंकि मामला सब जुडिस हो गया, वो तो उस पे मैं क्या कह सकता हूँ कि नतीजा क्या आएगा. लेकिन जो नून लीग अपनी स्ट्रेटजी से आगे बढ़ रही है, पीपल्स पार्टी, PTI, दीगर जमातें बातें तो कर रही हैं, सिर्फ ये बातें नहीं कर रहे. मौलाना फजलुर रहमान साहब जब कहते हैं कि अगर मेरे हाथ खुले हैं, मुखालफीन के हाथ क्यों बंदे होने चाहिए, ये आपने भी सुना, ये राना साहब ने भी सुना, ये शर्मिला बीबी ने भी सुना, सब ने सुना. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो फिर वही है जो बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है. अब वो लेवल प्लेइंग फील्ड का कल अनफॉर्चुनेट सा वो फैसल करीम खान कुंडी और मरियम औरंगजेब साहिबा के दरमियान भी डायलॉग चलता रहा. जब ये एक डिसीजन है कि हमने, अब वो टॉन्ट वाला जो माहौल था पिछले 5-10 सालों में, वो चोर चोर कहने वाला माहौल था या एक दूसरे की पगड़ी उछालने वाला माहौल था, हमने अगर उससे निकलना है तो फिर तो ये जो कल जो बातें हुई वो नहीं होनी चाहिए. मरियम औरंगजेब साहब, तड़का तो चलेगा ना पराचा साहब? नहीं, सुने जब हम ये जस्टिफिकेशन दे देना कि आप कारकर्दगी पे भी तो बात कर सकते नहीं हैं. कर रहे ना. आज जरदारी साहब ने कहा कि मैंने दोस्तों को मशवरा दिया था, उन्होंने माना नहीं, तो हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा 16 महीने में. अब राना साहब चूंकि एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर थे, ये हमें बताएं कि जरदारी साहब किस मामले की बात कर रहे हैं. और शर्मिला फारूकी साहिबा भी इस पे रोशनी डाल सकती हैं, वो भी पीपल्स पार्टी की रहनुमा है. क्योंकि मेरे नज़दीक आज जितनी बातें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने की, उनमें सबसे अहम ये बात थी कि दोस्तों ने मेरी बात एक बार फिर नहीं मानी, जिसका हमें नुकसान हुआ. राना साहब बता दें, मुआविन खुसूसी थे वज़ीर आज़म के, वो कौन सी बात थी? साहब वो कौन सी बात थी जो आप लोगों ने नहीं मानी टुवर्ड्स द एंड? ये तो हमने तो इनकी काबीना में जो ये बातें कहते थे और जो मुल्क के मफाद में होती थी, हमने सारी मानी. अच्छा. ये तो वही बता सकते हैं ये कौन सी बातें थी जो हमने नहीं मानी. ये तो सवाल जो है वो या बिलावल साहब दे सकते हैं इसका जवाब, या जरदारी साहब दे सकते हैं. ये तो उनको ज्यादा बेहतर पता होंगे. अच्छा, चलें, ठीक है. वी हैव टू क्लोज इट एट दिस पॉइंट. लेकिन ज़ाहिर बात है, बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, आप मिला फारूकी साहबा, शौकत पराचा साहब को भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे. व्यूअर्स, आपके इल्म में है कि जो इलेक्शन करीब आएगा, सियासी गोलाबारी में भी इजाफा होगा, सियासी बयानिए भी बनेंगे और सियासी हरीफ जो हैं वो एक दूसरे पे ताक के हमले भी करेंगे. लेकिन जो शौकत पराचा साहब का नुक्ता बड़ा अहम है कि अपनी कारकर्दगी पे भी ज़रूर फोकस और अपने मैनिफेस्टो पर भी ध्यान करें. वैसे नून लीग ने तो 33 रुकनी कमेटी बनाई जिसके राना एहसान साहब मेंबर है, और शर्मिला साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी की भी CC की मीटिंग के बाद ऑब्वियसली वो इस पर काम शुरू करेंगी. हम मुल्की सियासत में ये जो बनते टूटते इतिहाद हैं और जोड़ तोड़ हैं, इस पर आता करते रहेंगे. एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे को शामिल करेंगे तो दोबारा लौट के आएंगे. गाजा में जो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, 32 रोज़ हो गए हैं इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी है. मगरबी पुष्टपनाही की सबब इस पर गुफ्तगू कर रहे होंगे. एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, दोबारा लौट के आते हैं. हमारे साथ रहिए. यहाँ तो आलम रहते थे. आप आलम भाई से शादी कैसे कर सकती हैं? अपनी पसंद से शादी करना मेरा शरई हक है. आलम भाई से, जिनके साथ खातून का सालों से अफेयर चल रहा है. मतलब आप अपने फैसले पर कायम हैं? जी.
तो फिर हमें अपने फैसले पर गौर करना पड़ेगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करेंगे गाज़ा की सूरत के हवाले से। हमने ब्रेक पर जाने से कबल आपको बताया कि 32 रोज़ हो गए हैं वहाँ पर वहशियाना बमबारी जारी है और अब तक 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 4,237 बच्चे हैं और 2,719 ख़वातीन हैं। और जो अल-शिफा हॉस्पिटल है फ़लस्तीन का, जिसका एक ही ज़रिया था इलेक्ट्रिसिटी का, जो सोलर पैनल्स थे, वो भी तबाह कर दिए गए हैं। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस साहब का बयान भी सामने आया है कि गाज़ा बच्चों का कब्रिस्तान बनते दिखाई दे रहा है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की जानिब से आज हमने देखा कि सेकंड कंसाइनमेंट जो है गाज़ा में, जो फ़लस्तीन हमारे भाई और बहन हैं उनको भेजी गई। इस मौके पे निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी साहब भी मौजूद थे और फ़लस्तीन के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में वो भी उनके हमरा थे। पाकिस्तान की जानिब से ज़ाहिर बात है इस वक्त एज़ ए ब्रदरन कंट्री वहाँ पर हम तमाम ये चीज़ें पहुँचा रहे हैं, जिसमें अशिया खुर्दनोश हैं और जो चीज़ें उनको दरकार हैं उस पर भी हम बात करेंगे। साथ में उन्होंने रीएट्रेट किया जो पाकिस्तान का स्टैंड है कि हम खुद मुख्तार आज़ाद फ़लस्तीन की हिमायत करते हैं, उस अज़म को उन्होंने दोहराया। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है मुमताज़ ज़ोहरा साहिबा ने, आप तर्जुमान है दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान की, और मंसूर जाफ़र साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में शरीक गुफ्तगू हैं। उन दोनों मेहमानों को वेलकम करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ हम मुमताज़ ज़ोहरा साहिबा से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सजते के लिए वक्त निकालने का। मैं जानना चाहूँगा, पहले तो हमारे पीटीवी के व्यूअर्स को ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान की जानिब से जो ये इमदादी सामान की आज दूसरी खेप गई है, इनमें क्या सामान होता है और इसकी वहाँ तक रस्से मुमकिन की जाती है? मुमताज़ साहिबा। जी शुक्रिया। जिस तरह आपने कहा, ये हमारी जो आज असिस्टेंस गई है ये दूसरा खेप है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने एक स्पेशल फ्लाइट भेजी थी गाज़ा के अवाम के लिए, और वही जो पिछली दफ़ा हमारा प्रोसेस था वही हम फॉलो कर रहे हैं। और ये हमारी रिलीफ फ्लाइट जो है ये मिस्र पहुंचेगी। अच्छा। और मिस्र में जो उनकी हलाल अहमद की तंजीम है उनके हवाले की जाएंगे ये हमारी अशिया, और वो फिर फ़लस्तीन की जो हलाल अहमद की तंजीम है उनके हवाले करेगी। और गाज़ा में आप जिस तरह जानते हैं एक ब्लॉकेड है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता तरसील हो रही है इमदादी सामान की, तो उसी आहिस्ता आहिस्ता जब बारी हमारी आएगी तो उस वक्त हमारा भी कंटेनर आगे जा सकेगा। अच्छा, ये बताएगा कि अगर आम पाकिस्तानी भी इस पे कंट्रीब्यूट करना चाहे उसका क्या तरीकाकार है और कौन सी अशिया जो है वो आप भिजवाते हैं, जो ज़ाहिर बात है जैसे आपने कहा इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह के हालात व मामलात हैं। मैं चाहूँगा उस हवाले से भी ज़रूर बताइएगा इस फोरम के ज़रिए। हाँ जी, इस सिलसिले में ऐसे है कि ये हम हुकूमत पाकिस्तान ने इसमें सेंट्रल अथॉरिटी जो मुतय्यन की है वो NDMA है, और NDMA इस वक्त जो भी तरसील हो रही है उसका इंचार्ज है, और उसमें हुकूमत पाकिस्तान की अपनी कंट्रीब्यूशन भी शामिल है और कुछ NGOs ने भी अपनी असिस्टेंस दी है, और जो कि इस वक्त NDMA के थ्रू गई है। अभी आगे के लिए हम जिस तरह से हमें आएगी एडवाइस आएगी मिस्र से और फ़लस्तीन से, हम उसके बाद तीसरी तरसील का बंदोबस्त करेंगे। अभी जो हमें इस वक्त रिक्वायरमेंट थी वो हमने उस हिसाब से पूरी की है। आगे उनकी तरफ से जो डिमांड आएगी उसी डिमांड को हम पूरा करेंगे। आप जानते हैं पहली हमारी खेप में खैमे और कंबल भेजे गए थे और अद्वियात भेजी गई थी। इस दफ़ा हमने खैमे और अद्वियात के अलावा खाने पीने की अशिया भी भेजी हैं। तो जिस तरह की रिक्वायरमेंट हमें आती है हम उसी तरह से भेजते हैं। तो इसलिए हम NGOs को यही एडवाइस कर रहे हैं कि चीज़ों को अभी इस वक्त इस तरह की फंड रेजिंग ना करें, वही चीज़ भेजें जिसकी वहाँ रिक्वायरमेंट हो, और अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि
जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो वहाँ पर ज़्यादा होने का फ़ायदा नहीं होगा। बहुत अहम नुकता आपने उठाया। अब मैं चाहूँगा आपसे ज़रूर मौक़िफ़ लेना। जो फ़लस्तीन में इस वक्त गाज़ा की सिचुएशन है बहुत ही अफसोसनाक है और जो वहशाना बमबारी है वो भी जारी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मुतअद्दिद इजलास हुए लेकिन वो बेनतीजा रहे हैं। इसराइल की जानिब से एक एटीट्यूड अपनाया हुआ है फाशिज़म का। क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या इसका आपको वे फॉरवर्ड नज़र आता है? किस तरह मामलात में बेहतरी लाई जा सकती है? वो बच्चे, वो ख़वातीन, हम तो वो दिल खराश मनाजिर देखते हैं तो दिल कट जाता है। कुछ इस हवाले से कहेंगी आप? जी देखिए, इसमें सबसे अहम चीज़ एक ही है और जो कि हमारी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक अक्सरियत ममालिक की और दुनिया के हर बाज़मीर इंसान की आवाज़ है कि फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए, सीज़ फायर हो और गाज़ा का जो मुहासरा हुआ है उसको रोका जाए। इस सिलसिले में हम समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक अहम जिम्मेदारी है जो कि उसको चार्टर के मुताबिक दी गई है, जिसके मुताबिक उनका एक फ़र्ज है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी पर अपना रोल अदा करें। तो इसलिए हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर से उम्मीदें हैं और हम उनको बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो इसराइल पर जोर दे कि जंग बंदी करे और गाज़ा का मुहासरा उठाए और वहाँ पर गाज़ा में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फौरी तौर पर भिजवाई जा सके। मुमताज़ साहब, OIC सरबराही कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया जा रहा है 11 नवंबर और 12 नवंबर को। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब भी उसमें शिरकत करेंगे। क्या तवक्कुआत जेन्युइन होनी चाहिए? देखिए, ये बहुत ज़रूरी था कि OIC एक यकजुबान होकर इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपना मैसेज दे कि ये जो इस वक्त गाज़ा में सूरत हाल है ये कतई तौर पर अनएक्सेप्टेबल है। और इस पे पहले आप जानते हैं कि पहले वज़ीर ख़ारजा का इजलास भी हो चुका है। अब ये समिट होने जा रही है जिसमें लीडर लेवल पर दुनिया भर से मुसलमान ममालिक के लीडर्स जमा होंगे और उनकी एक मुतफ़िका आवाज़ इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने आएगी, एक एलानिया जारी होगा और वो एक हम समझते हैं कि ये इस तरह की आवाज़ें बार बार आने से एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का मोमेंटम डेवलप होता है और अक़वाम आलम पर एक प्रेशर बनता है जिसके बाद वो एक जो उनका अपना रोल है वो अदा कर सकें। लास्ट क्वेश्चन, आप समझती हैं कि स्ट्रीट प्रोटेस्ट और करारदादों से इम्पैक्ट पड़ेगा इसराइल पर? देखिए, हम तो हमारा इस पे यही मौक़िफ़ है कि जो भी आपका अगर आप बाज़मीर हैं और आपको किसी चीज़ से तकलीफ है तो आप ज़रूर उस पर खुल के बोलें और पाकिस्तान ने इसीलिए बड़ा क्लियरली अपना स्टैंड जारी किया है और हमने स्टेटमेंट्स इशू की हैं। हम समझते हैं कि जब भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो, जब इस वक्त जेनोसाइड की सूरत हाल हो तो पाकिस्तान की आवाज़ बहुत क्लियरली सारी दुनिया को सुननी चाहिए। तो इस वजह से हम तो समझते हैं कि ये आवाज़ अपनी आपको अपने ऐसे मौके पर अपनी आवाज़ ज़रूर रजिस्टर करानी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बजा फरमाया। बहुत शुक्रिया। मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, तर्जुमान दफ्तर खारजा से गुफ्तगू करी थी। उन्होंने बड़ा अहम नुकता उठाया कि हमें अपनी आवाज़ हर फोरम पर उठानी चाहिए। मेरे ख्याल में दैट इज़ द की। सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया, बड़े रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट हैं स्काइप पे। आपका भी बहुत शुक्रिया। मसूद जाफ़र साहब का हम तारुफ करा दिया था। अली भाई बहुत शुक्रिया, आपके पास हम आते हैं। मसूद जाफ़र साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है आप तो एक जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी अरसे से इस इशूज़ पे काम कर रहे हैं। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही, उस पर हम आते हैं। इसराइल की जानिब से ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी कोशिश कर रही है कि वो जंग बंदी हो जाए, लेकिन वो इस मूड में नज़र नहीं आ रहे और 32 दिन हो गए हैं, वहशियाना किस्म की बमबारी है और विजुअल्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं। वो 12 साल की बच्ची का विजुअल भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। क्या कहेंगे मंसूर जाफ़र साहब अब तक की सूरत हाल पर? यकीनन जी, इसराइल की हठधर्मी जो है वो रोज़ रोशन की तरह आया है और ना सिर्फ आया है बल्कि एक नंगी जारहियत का जो इर्तकाब वो निहत्ते फ़लस्तीनी अहलियान ग़ज़ा पे पिछले 32 दिन से रवा रखे हुए हैं, उसकी मैं समझता हूँ जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। जहाँ तक आपने बात की OIC के इजलास की, तो मैं समझता हूँ कि अब यकीनन हमें एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी की ज़रूरत है और जिस अंदाज से इसराइल ने इस जंग के शुरू होने के दूसरे, बल्कि इसराइल और अमेरिका दोनों ने इस जंग के दूसरे दिन ही जिस अंदाज से बुलेट डिप्लोमेसी का आगाज़ किया कि उन्होंने अपना जो बहरी बेड़ा है वो भिजवा दिया, फिर उसके बाद एक पूरी सप्लाई चेन असले की उसके लिए तरसील का काम शुरू कर दिया गया और फिर
कांग्रेस में $14 बिलियन की इमदाद, ये वो, जी। यानी वो भी approve की। ये एक्सटेंसिव डिप्लोमेसी जो है उनके पार्ट पे। लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा इस पे रिस्पांस स्लो रहा, ख़ास तौर पे जो नेबरिंग कंट्री हैं और जो इस्लामिक ब्लॉक था उसमें, उसी की वजह से इसराइल को ये खुल खेलने का मौका मिला और उसने इस जारहियत को जो है इतने लंबे अरसे तक जो है वो इसको कैरी आउट कर रहा है। लेकिन आप देखिए कि जैसे ही उर्दन ने अपना थोड़ा सा स्टांस टफ किया और सफीर उनका वापस सफ़ीर बुलाया। निकाला और उनके सफ़ीर को वापस भेजा, फिर इसी तरीके से तुर्की ने ख़ास तौर पे उनके एर्दवान साहब ने जब सदर। उसको हिस्टोरिकल रेफरेंस में हाँ। बात की कि आप हिलाल और सलीब की जंग चाह रहे हैं एक बार दोबारा, और उसके बाद उसी दिन बास्फोरस में जब उन्होंने अपने 100 बहरी लड़ाका जहाज़ जो हैं उनका परेड करवाया, तो ये एक बड़ा मैसेज था। और अब ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ उसमें जो एग्रेशन हमें देखने में आ रही है, अभी रिसेंटली जब एंटनी ब्लिंकन खित्ते का दौरा करने गए और उनकी लास्ट डेस्टिनेशन थी जो तुर्की थी, तुर्की पे जो कोल्ड शोल्डर वहाँ उनको दिया गया है वो मेरा ख्याल उनके लिए, यानी रीडिंग बिटवीन द लाइंस अगर वो पिछली समझते दफा भी हो, इनको कोल्ड शोल्डर प्रेसिडेंट बाइडेन को मिला था इस जब वो बार आए। जो उन्हें क्योंकि बाइडेन साहब का तो अलामती था ना, उसके बाद फिर हम दोबारा से वेलकम हमने रेड कारपेट बिछा लिया, यानी ब्लिंकन साहब जो हैं उनको इस हद तक जुर्रत मिल गई कि जिस रामल्ला के हेडक्वार्टर में फ़लस्तीनी सदर खुद नहीं बैठते, वो वहाँ जाके उन्हें इतने खुफिया अंदाज में मिले हैं कि इवन रामल्ला के अपने स्टाफ को भी नहीं पता था कि ब्लिंकन साहब आए हैं। जब तस्वीर मीडिया को जारी की गई तो उनको पता चला। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो खित्ते में जो होने वाला रद्द-ए-अमल है उससे कितने ख़ाइफ़ हैं। वो जो जंग के फैलने की बातें की जाती हैं, जो एक रद्द-ए-अमल की बात की जाती है, तो अब अमेरिका के लिए या उनके इत्तेहादियों के लिए खित्ते में जो उनके टारगेट्स हैं उनको उस अंदाज से स्मूथ सेलिंग नहीं मिलेगी। ओके, और ये आपने हम नुकता उठाया। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आपने मंसूर जाफर साहब का तजिया सुना, उन्होंने कहा अब वक्त है एग्रेसिव डिप्लोमेसी का। योर टेक सर। मुमताज साहिबा ने भी मौकफ दिया, जो ऑफिशियल स्टांस है। देखिए ये मुख्तसर में ये कहूँगा कि जंग जो है ये वक्त 4 महाजों पर जा रही है। पहला महाज जो है वो उसका इंसानियत का महाज है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसराइली अफवाज जो हैं वो जुल्म सतम के बदतरीन मेयार कायम कर रही हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है वो बहादुरी के, हिम्मत के नए मेयार आपके सामने आ रहे हैं फ़लस्तीनी डॉक्टर्स, रिलीफ वर्कर्स और पैरामेडिक्स की जानिब से। तो एक महाज तो ये है। दूसरा महाज जो है वो सिफारती महाज है, जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का है, सिक्योरिटी काउंसिल का है, OIC का है, जिसमें बारहा जो है इसराइल के ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है कि वो फौरी तौर पे जंग बंदी करे। ये दूसरा महाज है। जो तीसरा महाज है वो बुनियादी तौर पे माशी महाज है, कि असल जो महाज है वो तीसरा और चौथा है। चौथा जो फौजी महाज है। असल जो जंग कब तक चलेगी और क्या रुख इख्तियार करेगी, क्या इस खित्ते में फैलेगी या नहीं फैलेगी, इन तमाम तर चीजों का बुनियादी तौर पे दारोमदार इन तीसरे और चौथे महाज पे है कि क्या आलमी बरादरी और खुसूसन इस्लामी ममालिक माशी दबाव क्या डाल सकते हैं इसराइल के ऊपर, या आलमी बरादरी जो इस असलहे की तरसील है इसराइल को, जो कि वो इस्तेमाल कर रहा है मासूम शहरियों को शहीद करने के लिए, क्या उसमें कमी लाई जा सकती है। तो जंग का खात्मा जो है वो इन दो चीजों के ऊपर उसका दारोमदार है। तो बुनियादी तौर पे मैं तवक्को करता हूं और ये तजवीज भी देना चाहूंगा OIC को कि वो मजम्मत तो करें वो इसराइल की, लेकिन साथ ही साथ जंगबंदी पे भी वो जोर देंगे। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि OIC जो है वो, मुझे यकीन है कि वो इसराइली जारियत की मजम्मत भी करेगी, जंगबंदी पे जोर भी देगी, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की कॉल भी देगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो मुस्लिम उम्मा यकज़बान होके इक्तिसादी राब्ते जो हैं और इक्तिसादी पाबंदियां अगर इसराइल के ऊपर लगाएं तो इसराइल के ऊपर ये जो वॉर है इसकी कॉस्ट बढ़ाई जा सकती है। ये बड़ा अहम नुक्ता है। तो इखलाकी या सफारती दबाव के मुकाबले में ज्यादा मौसर साबित हो सकता है। कई ममालिक हैं जो कि इसराइल के साथ माशी ताल्लुकात बरकरार रखे हुए हैं, क्या वो तैयार हैं कि वो इसराइल के साथ माशी और तिजारती रवाबित मुनक़ता कर लें, हत्ता कि वो और उसको मजबूर करें कि वो जंगबंदी करे। और जो आखिरी पहलू है वो कम से कम वो ये भी जोर दें कि जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी यूज ऑफ फोर्स होता है, यानी कि सिविलियन और मिलिटेंट के दरमियान जो तफरीक नहीं की जाती टारगेटिंग में,
یہ انٹرنیشنل لا کی، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی بہت صریح خلاف ورزی ہے. اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ اور OIC کو زور دینا چاہیے تاکہ معصوم انسانی اور خصوصاً جو سویلین بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کی جانیں ہیں وہ بچائی جا سکیں. بہت اہم نکات آپ نے سید محمد علی اٹھائے. میں مسعود جعفر صاحب، آپ اس دن ہمارے شو میں آئے تھے جب OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا تھا. جو سید محمد علی صاحب نے اٹھایا کہ اکنامک آسپیکٹ، آج بھی کچھ میڈیا میں، انٹرنیشنل میڈیا میں خبریں تھیں آپ کا تعلق صحافت سے کہ اسرائیل پہ کاسٹ بڑھ رہی ہے. جی، اکنامک کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اس میں یہی تو اصل چیز ہے. اگر اس سے اکنامک آسپیکٹ آتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں یہ زیادہ امپیکٹ کریٹ کرے گا بنسبت قراردادوں کے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسرائیل نے جب اس جنگ کا ڈول ڈالا تھا اور اس میں داخل ہوا تھا تو اس وقت ان کے جو فورن ریزرو تھے وہ $200 ارب کے تھے. آج ان کو امریکہ سے امداد لینی پڑ رہی ہے اپنے اس پوری جنگی محاذ کو گرم رکھنے کے لیے. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ 30-35 دنوں کے اندر، یعنی یہ 32 دنوں کے اندر جو ہے یہ، اور دوسرا 14.3 ارب دوسرا ان کا جو اپنا جو اس کے ان کے جو داخلی جو ان سے کا شیکل ہے، جو ان کی اپنی لوکل کرنسی ہے، وہ اس کی قدر میں روز بروز گراوٹ آ رہی ہے. پھر اسی طریقے سے جس انداز سے وہاں سے فلسطینی جو مزدور آتے تھے ان کے ہاں لو پیڈ کام کرنے کے لیے، ان کی ظاہر ہے اب ناکہ بندی ہو گئی، وہ نہیں آ پا رہے ہیں. ان کی بڑی صنعتیں، چھوٹے سے چھوٹے کھیت کھلیان سب ویران پڑے ہیں، کیونکہ وہاں تو سارے لوگ جو تھے ان کو خوشحال مستقبل کا خواب دکھا کے لایا گیا تھا، وہ کام وام تو کرتے نہیں تھے. یہی بیسیکلی ہمارے وہاں جو فلسطینی مزدور جو ان کے کھیت کھلیان بھی چلاتے تھے، ان کی فیکٹریاں پہ، اور اس سے بڑے پیمانے پہ جو کیپٹل فلائٹ ہے، جو بڑی وہاں پہ IT کی کمپنیز تھیں، جو سلیکون ویلی کے نمائندہ وہاں بیٹھے تھے، وہ تمام کے تمام جو ہے یہاں سے اپنا بوریا بسترا گول کر کے جا چکے ہیں. اب یہ وہ سینیریو ہے کہ جب آہستہ آہستہ اس جنگ کے بادل چھٹیں گے تو اسرائیل کو بھی اندازہ ہوگا اور اس کے سرپرست اعلیٰ کو بھی اندازہ ہوگا کہ ہم نے کتنی مہنگی جنگ جو ہے، ایک ایسی جنگ کہ جس میں اس کی ہیومن کاسٹ بہت زیادہ ہے نا فلسطینیوں کی. جی، اور ہیومن کاسٹ فلسطینی پہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے جو ہارٹ بریکنگ سٹوریز ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہیومن کاسٹ فلسطینی دے رہے ہیں، لیکن آپ ان کی استقامت کو، ان کے اسٹیٹ ماسٹ کو سلام پیش کیجئے. کیونکہ اگر وہ آج جس انداز سے انہیں ماضی میں بھی آفرز ہوتی رہی ہیں کہ آپ مصر میں چلے جائیں، آپ اردن میں چلے جائیں، آپ یہاں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں، اس وقت دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو فلسطینی ہیں یہ مہاجر فلسطینی ہیں. ان کو ان کے اپنے ہی انٹرنلی ڈسپلیس کیا گیا ہے. ان کا جو سٹیٹس ہے وہ اقوام متحدہ کے اس قانون کے تحت مہاجر کا سٹیٹس ہے. تو مہاجر کو آپ کہاں نکال سکتے ہیں؟ آپ یہ آپ نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا. علی، آپ نے کہا کہ اکنامک آسپیکٹ، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر اس عام کو استعمال کیا جائے تو اس کا بڑا امپیکٹ پڑے گا. لیکن ان کی جو یہ آتے ہیں ضربت ہے سوشل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس، اسرائیلی وزیر اعظم کے جو بیانات ہیں وہ تو طویل جنگ کی بات کر رہے ہیں اور مشروط قسم کی جنگ بندی کہ پہلے یہ کر لیا جائے تب جنگ رکے گی. اور ان کے جو وزیر دفاع ہیں ان کا انتہائی ایک افسوسناک اور شرمناک بیان بھی آیا جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے حوالے سے. تو آپ کہہ رہے ہیں اکنامک آسپیکٹ سے وہ دے آر تھنکنگ آف اے لانگ وار؟ جی بالکل. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کے جنگی اہداف کیا ہیں. جی، بنیادی طور پہ یہ جو موجودہ کانفلکٹ ہے اس کو آپ کو 1967 سے آج تک کے لانگ ٹرم کانٹیکس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر کانفلکٹ اور ہر جھڑپ کو اسرائیل نے استعمال کیا ہے فلسطینیوں کو ہلاک کرنے کے لیے، نمبر 2 ان کو بے دخل کرنے کے لیے، نمبر 3 ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے، اور نمبر 4 اس کے اوپر غیر قانونی آبادیاں قائم کرنے کے لیے. اور یہ جو جنگ ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اسی لیے انہوں نے، آپ جانتے ہیں کہ شمال سے جنوب کی جانب جو بے دخل کیا تقریباً 11 سے 13 لاکھ فلسطینیوں کو، اس کا مقصد یہی ہے کہ بتدریج ان کو پش کیا جائے جنوب کی جانب اور بالآخر ان کو سینائی ڈیزرٹ کی طرف دھکیل دیا جائے. اور اسی لیے صدر سیسی جو ہے امریکی دباؤ کے باوجود اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کو اگر غزہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا گیا تو یہ دوبارہ کبھی غزہ نہیں جا سکیں گے اور وہاں پہ ایک نئی اسرائیلی بستی بس جائے گی. اور دوسرا اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اسرائیل ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک نہیں جائے گا؟ جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، جی، جو علی جو کہہ رہے ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ وہ تو لینڈ گریبرز ہیں نا. اور خاص طور پہ سیسی صاحب کو اس کے ریپرکیشنز بخوبی اندازہ ہیں، کیونکہ وہ دسمبر میں تیسری بار صدر بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں. تو ان کے لیے جتنا بڑا چیلنج جو ہے اتنے بڑے پیمانے پہ انفلکس میں اپنے ملک کے اندر آ جانا، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے مصر کے لیے.
मिस्र के लिए। चलें, वी हैव टू क्लोज अप देयर। आपका बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली, आपका मंसूर जाफ़र साहब और मुमताज़ ज़ोहरा साहिबा तर्जुमान दफ्तर खारजा ने व्यूअर्स हमें ज्वाइन किया। अहम इशू है इसकी, जैसे अली ने बड़ा अच्छा का ह्यूमन आस्पेक्ट है, इसका एक इंटरनेशनल रिलेशंस का आस्पेक्ट है, इसका इकनॉमिक आस्पेक्ट है, इसका ह्यूमन राइट्स का आस्पेक्ट है। सबसे ज़्यादा जो जक पहुंच रही है वो इंसानी हकूक़ को पहुंच रही है। आप देख रहे हैं आपने कैसे माएँ बच्चे उनके वालदैन, अनटोल्ड स्टोरीज़ हैं। आप यकीन करें जब इंसान देखता है, और मैं बाज़ दफ़ा बयान नहीं कर पाते, आप स्पीचलेस हो जाते हैं। हम अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि जो OIC का सरबराही इजलास होने जा रहा है 11-12 नवंबर को, ये ऐसे इक़दामात पे इत्तेफाक का इज़हार करे मुस्लिम उम्मा जिनका एक टेलिंग इम्पैक्ट हो इसराइल पे, और उसकी जो हट धर्मी है उसको बदलने में खातिर ख्वाह इम्पैक्ट डाल सके। इन्हीं कलमात के साथ आज की नशिस्त को यहाँ पर मुकम्मल करेंगे। फीडबैक सोशल मीडिया पर ज़रूर दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम सच तो की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगेबान।